नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं वो एक तरीके से अग्नि परीक्षा जैसे हैं। कल 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और ये अग्नि परीक्षा है। और इस अग्नि परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी वोट डालने से ना रह जाए, इसलिए ये परीक्षा नेताओं की भी है और ये परीक्षा मतदाताओं की भी है। तो किसी को वोट डालने से वंचित ना किया जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा है और जिसमें कहा है कि जो पर्दानशीन हैं महिलाएं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको उनका जो पर्दा है उसे ना हटाकर उन्हें अपमानित ना किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे वोट जिहाद से देख रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव एक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं और जो चुनाव आयोग, पुलिस, इनका जो काम है उसको वो करने नहीं दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या सारी महिलाएं पर्दानशीन आती हैं? तो कुछ परसेंट महिलाएं जो नकाब पूरा पहन कर आती, यहाँ तक का नकाब मसला उनका है, जिनका चेहरा खुला रहता है, जो हिजाब में होती हैं तो खुला ही रहता है। तो जो बुर्का नशी महिलाएं हैं या जो पर्दा नशी महिलाएं हैं, उनको लेकर एक उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक तरीके से बवंडर मचा हुआ है। लेकिन इस बवंडर से इतर बहुत सारी जगह जगह से ये शिकायतें, ये खबरें आ रही हैं कि प्रशासन सख्त है और इस सख्ती को समाजवादी पार्टी नाम दे रही है सरकार के साथ चुनाव लड़ने का। वो कह रही है कि सरकार का दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही। खैर, जो भी हो, कल मतदान है और बड़ा दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश का मतदाता इन 9 सीटों पर क्या परिणाम देता है। एक तस्वीर ये है आपके सामने। दूसरी तस्वीर है महाराष्ट्र की, जहां अभी लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने 48 में 30 सीटें जीत ली, वहां विधानसभा चुनाव है। और झारखंड में भी जहां विपक्ष की सरकार थी, वहां भी चुनाव है विधानसभा का कल ही, और 23 तारीख को मतगणना होगी। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश और तमाम जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने वाले महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार विनोद तावड़े कैश कांड में फंस गए हैं। पालघर इलाका है, उस इलाके में एक होटल है, उसमें उनका कहना है कि वो गए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये जताने कि कैसे उनको आचार संहिता का पालन करके मतदान के दिन काम करना है। लेकिन यहीं बहुजन विकास अघाड़ी नाम की जो पार्टी, जिसके 3-4 विधायक पिछली दफा थे, हितेंद्र ठाकुर की, उनके बेटे क्षितिज ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूर्व विधायक हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के बहुत सारे कार्यकर्ता उस होटल में घुस जाते हैं, नोट और रजिस्टर लेकर, और चोर चोर के नारे लगाते हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं का दावा है कि विनोद तावड़े बचकर किचन से भागना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटने आए थे। खैर, जो विजुअल्स हैं वो बता रहे हैं कि बमुश्किल विनोद तावड़े इन कार्यकर्ताओं से अपनी जान छुड़ा पाए। देर शाम तक 3 FIR हुई हैं, जिसमें विनोद तावड़े भी नामजद हैं और वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट हैं वो नामजद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं है बहुजन विकास अघाड़ी। पिछली दफा ऐसा था, लेकिन इस बार बहुजन विकास अघाड़ी महायुति का हिस्सा है, जो एनडीए वाला खेमा है। तो इसके पीछे क्या राजनीति है
और ये पैसा जिसे 5 करोड़ बताया गया है, 9,53,000 तो बरामद हुआ है, पुलिस ने स्वीकार किया है। लेकिन हितेन ठाकुर कह रहे थे कि उन्हें 19 लाख से अधिक बताया गया था। तो ये इस पैसे को लेकर पूरे देश में वंडर मच गया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई मोदी जी ये पैसा किस सेफ से निकाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि ये अडानी का पैसा है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा, लेकिन नटसेल में बात यह है कि ये इस तरीके की बरामदगी, इसके ठीक थोड़ी देर बाद नासिक में भी होटल के एक कमरे से लगभग 2 करोड़ रुपया बरामद हुआ। ये कहा जा रहा था कि शिवसेना शिंदे के नेता उस कमरे में टिकने वाले थे, उनके नाम ये कमरा बुक था। इस तरह की कई बरामदगियां हुई हैं। तो महाराष्ट्र के चुनावों में पैसों की बरामदगी इस बात का संकेत है कि चुनावों में बड़े पैमाने पर पैसा पंप किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर पैसा डाला जा रहा है। अब ये कौन डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है, लेकिन ये पैसा डाला जा रहा है और वोट है, जो वोट है उसकी कीमत लगाई जा रही है, वोट को नीलाम किया जा रहा है। तो मंथन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बुर्का और वोट के बदले नोट का जो खेल है, उसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के कैश कांड को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, सुन लेना, उसे सुनिए। के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नकद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब मैं जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है, डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि हवा में लट्ठ भांजना इसी को कहते हैं कि भाई मतलब जिसे कहते हैं ना, सूत ना कपास हो फिर भी लट्ठम लट्ठा। एग्जैक्टली वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया 3 पॉइंट्स में कोई आधार नहीं। इसके बाद उनकी पार्टी वहां लड़ाई में नहीं, मगर फिर भी क्या करें, इस प्रकार का आरोप लगाने। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वैसे जब वो सेफ वाला काम कर रहे थे ना, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। वो फिल्मों में जो दिखाया जाता है, वो सेफ के पास जाके कोई खोलता है और वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति खोलता हुआ दिखाई पड़ता है, वो आप ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसी प्रकार के आरोप भी उनके ऊपर बहुत सारे लगे हैं। और रही बात इसकी कि कौन पैसा कहां से कहां ले जाता है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी से बेहतर और कौन बता पाता है। और अगर आप कहना चाहें तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं, उनके परिवार के ऊपर, आज मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक फॉरेन मैगजीन ने नाम के साथ, अमाउंट के साथ लिखा हुआ है कि कितना पैसा था। कभी चुनाव के बाद उसका डिटेल और बताऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिनको इन कामों में बड़ी रुचि थी, जिनकी इन कामों में बड़ी सिद्धहस्तता थी, वही लोग अब ऐसा लग रहा है कि अपने ही चश्मे से चुनाव को देखकर भ्रमित करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो बुर्का वाला विवाद है, उपचुनाव में अखिलेश यादव ने पत्र भी लिखा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी को भी सुनना महत्वपूर्ण है। ये बीजेपी का कोई नया काम नहीं है। बीजेपी ये बहुत पुराना काम कर रही है, पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लालच देना। ये तो अच्छा है, शराब वाली बोतलें नहीं पकड़ी गई। ये बीजेपी वाले वो काम भी करते हैं, शराब भी बंटवाते हैं। बुर्कानशी उनको लेडीज को लेकर के भी कहा गया है कि देखिए, ये चुनाव के समय हर बार होता है।
ये बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी इसी तरह का काम करती है। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग और संविधान और लोकतंत्र जो हमें व्यवस्था देता है उसके तहत वोट पड़ेंगे। संविधान के मुताबिक पारदर्शी चुनाव हो, इसे सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि विगत चुनाव में देखा गया कि पुलिस बिल्कुल सरकार की मशीनरी बनकर काम कर रही थी, आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और इस चुनाव में भी लगातार ये देखा जा रहा है कि थानाध्यक्ष और एसडीएम सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो पुलिस प्रशासन ना तो परिचय पत्र चेक करे, ना ही वो किसी का बुक्का उठाकर देखे, ना ही कि वो किसी की पहचान करे। इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी जांच करे, ना कि पुलिस वाले जांच करें जो सरकार के नुमाइंदे बनकर खड़े होते हैं। अंशुवंशी बात तो ठीक कह रहे हैं कि भाई पीठासीन अधिकारी या चुनाव आयोग के लोग या चुनाव कर्मचारी वो चेक कर सकते हैं, किसी को चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आप ये मोहतरमा या मोहतरमा आप नहीं हैं। लेकिन एक भय और खौफ मतदाताओं में ना बनाया जाए, ये बात तो ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में वोट के बदले नोट बांटे जा रहे हैं? ये बहुत बड़े पैमाने पर बटे, ये सैंपल है। झारखंड में भी ऐसा हुआ क्या? वहाँ भी विधानसभा का चुनाव कल है, एक ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड में, और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर भी चुनाव है। यहाँ एक अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति है। अपने अपने तरीके से अग्नि परीक्षा को लोग परिभाषित करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के मुकाबले झारखंड और महाराष्ट्र में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है और बटेंगे तो कटेंगे ये नारा चुनाव से पहले योगी ने बुलंद किया और लगभग इसी लाइन पर वो दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार में रहे। परिणाम बताएंगे कि ये नारा कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ। लेकिन आज हम चुनाव में जो धन है, जो नोट है, उसको लेकर एक गंभीर चिंता व्यक्त करेंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि अगर लोकतंत्र ही बिक जाएगा, नोट इसमें नीलाम हो जाएगा, तो फिर तो इस देश में मुझे नहीं लगता कि आम जो नागरिक है, आम मतदाता है, आम व्यक्ति है, वो ना तो चुनाव लड़ पाएगा, ना उसके वोट की कोई कीमत है। जिसके पास पैसा होगा या जिसके पास पैसे वाले लोग होंगे, उद्यमी होंगे, व्यापारी होंगे, वही सत्ता पर कब्जा करेगा। ये एक बहुत 2-3 बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर साहब जुड़ गए हैं, स्वागत, धन्यवाद, आभार। झारखंड से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे जी जुड़े हैं, पांडे जी स्वागत। दिल्ली से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। महाराष्ट्र से किशोर समंदर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, आपका ये बहुत स्वागत। सुनील द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार संदीप जी। शुरुआत हयात उमर साहब से करूंगा। हयात साहब, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में फिर ये बुर्का वाला सुर्रा आया है कि भाई बुर्का नसीन महिलाओं का बुर्का चेक किया जाएगा और इस तरह की चीज़ें अखिलेश यादव ने कहा है हर चुनाव में होता है और इस बार भी हो रहा है। लेकिन आयोग को पत्र लिखा है अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश में ये बुर्का वाला मसला तो थोड़ा किनारे कर दीजिए, लेकिन वस्तुस्थिति क्या देख पा रहे हैं आप अभी? इसे कौन सी परीक्षा कहें, अग्नि परीक्षा है, कौन सी परीक्षा है ये? बहुत हम देख रहे हैं शाम से लगातार मीडिया चैनल्स चला रहे हैं अग्नि परीक्षा। तो मैंने भी पहले सोचा था इसको अग्नि परीक्षा ही कर लूँ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा चलो ठीक है, एक समग्र रूप से इसको करते हैं। लेकिन मैं अंततः मैंने आपसे सवाल पूछ ही लिया है। हयात साहब, देखिए, कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं और जाहिर सी बात है जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं वहां तो आपको एक थोड़ा सा चुनावी हलचल पब्लिक में, नेताओं और मीडिया की मैं बात नहीं करूंगा, आम जनता में, आम मतदाता में उन चुनावों को लेकर थोड़ी बहुत हलचल, थोड़ा उत्सुकता, थोड़ा चहल पहल तो दिखती है।
लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, बहस भी हो रही है, लेकिन व्यापक तौर पे उपचुनाव कोई बहुत सनसनीखेज नहीं होते हैं, सामान्य तौर पे नहीं होते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि लोकसभा के बाद ये पहला उपचुनाव है और लोकसभा में भाजपा को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ गया था, तो इसलिए इन विधानसभा चुनाव की अहमियत बढ़ गई है। सामान्यतः उपचुनाव कोई बहुत अहमियत नहीं रखते हैं, होते हैं, निकल जाते हैं, उन पर कभी चर्चा तक नहीं होती, वोटिंग परसेंटेज भी सामान्य से कम ही रहता है। अगर 60-62% सामान्य वोटिंग परसेंटेज है तो आमतौर से 50% के नीचे या 55% के आसपास रह जाता है। लेकिन इन उपचुनावों में सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने इनको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। और ठीक उसी तरह से जो अभी प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसने भी इसको एक तरह से अपना पीडीए का जो आगे नैरेटिव जिस पे बढ़े के उनको जीत मिली, उसको और आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप फर्दर बढ़ रहा है। आमतौर से उपचुनाव में कोई देश के स्तर का नेता आमतौर से बहुत सक्रिय नहीं दिखता है, लेकिन अखिलेश यादव जी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जहां जहां उपचुनाव है वहां पर सरगर्मी इज़्ज़त अपने चरम पर है। अब बात यह थी कि किधर का चुनाव है, यह भी कहना बहुत मुश्किल है। आमतौर से तो ऐसे उपचुनाव जो होते हैं वो सत्ता पक्ष के माने जाते हैं, रिजल्ट उनके फेवर में आता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कोई बड़ा उलटफेर हो जाए जी। लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा है। फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा ऐसा तो नहीं कह क्योंकि सकते कल ही वोट डाले जाने हैं हयात साहब, अब कुछ है नहीं, अब तो कल सीधे वोट पड़ने हैं। जी, अब सीधे वोट पड़ने हैं, तो अब ये लग नहीं रहा है कि कोई एक तरफा चुनाव है ये। हाँ, चुनाव में अभी भी पक्ष, एक जो भारी पक्ष दिख रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट यही है कि हाँ अभी भी चुनाव ये सत्ता पक्ष के फेवर में है। 9 सीटें हैं, 9 में से ज्यादा सीटें की उम्मीद यही है कि भाजपा जीतेगी, कम सीटों की उम्मीद ये है कि सपा भी कुछ सीटों पे बड़ा उलटफेर कर सकती है। लेकिन जिन सीटों को लेकर के सबसे ज्यादा शिकायतें और उसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद मचा हुआ, उनमें से एक सीट है अभी कानपुर की सीसामऊ सीट जी। आज उसमें बुरखे के मामले को लेकर के स्थानीय विधायक जो कैंट के विधायक है उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बुरखा पहने महिलाओं को पहचान के लिए बाहर कोई वो ना होए, जो भी करे पीठासीन अधिकारी करे। वो आपने भी इस बात को दोहराया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक बात है कि जीआईसी ग्राउंड कोई वहां पे पोलिंग स्टेशन है, उसको लेकर के शिकायत की गई कि उसको जाने वाला कोई छोटा रास्ता था, उसको पूरा खोद दिया गया है और 26,000 मतदाता उससे करीब प्रभावित हुआ, जिसमें अधिकांशतः अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और उनको वो 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। सबसे हैवी पोलिंग होती है जीआईसी में, ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि हैवी पोलिंग होती है वहां और उसमें ज्यादातर वोट विपक्ष का होता है। उसको लेकर के वो मुद्दा उठाया गया कि रास्ता बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले खोदा गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने उसके पीछे मेट्रो का जो काम चल रहा है उसका हवाला दिया है और कहा है कि जिला जीआईसी के मुख्य गेट से मतदान का जाने का रास्ता बनाया गया, मतदाताओं के लिए बनाया गया, उधर से ही जाए, इधर से रास्ता कोई नहीं है, ये न पारंपरिक रास्ता है। तो इसको लेके उठाया गया है। एक मुद्दा बुरखे का उठा है। एक मुद्दा सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने भी 2 दिन पहले उठाया था, लाल कार्ड का। उनका कहना है जानबूझ करके मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए जो हमारे मतदाता हैं उनको लाल कार्ड पुलिस जारी कर रही है, ठीक बात, ताकि वो मतदान केंद्र तक ना पहुंचने पाए और उनको वहीं पे रोका जाए और डराया धमकाया जाए। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव के बाद तक चलते रहेंगे। अभी ईवीएम पे तो सवाल उठने बाकी रह गए हैं अभी तो। वो अंतिम चरण में होते हैं चुनाव के बाद। मैं जरा सवाल पूछ लेता हूं सुनील द्विवेदी से। सुनील द्विवेदी, आपके पास आ रहा हूं, ये ऐसा क्यों आप लोग करते हैं भाई? मतलब एक डर खौफ इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? एक सामान्य तरीके से चुनाव जीतिए, बधाई देंगे आपको लोग, रास्ता खोद देंगे, लाल कार्ड देंगे, मकान पोत देंगे, नीचे
बेसमेंट सील कर देंगे। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से खबरें आई हैं कि खास तौर पर खास वर्ग के इलाकों के बेसमेंट सील किए गए हैं और वहाँ के विकास प्राधिकरणों ने उनको अचानक आंखें खुली चुनाव के दरमियान कि ये अवैध बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि अगर तुम बाहर निकले तो समझो तुम्हारा भी गया, घर भी गया। अब तो खैर बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोके दिया है। तो मतलब ये क्यों लगता है? आप तो बड़ी संस्कार वाली पार्टी हैं, तो आपसे ज़्यादा संस्कार किसी का होता ही नहीं है। सुनील जी तो और आपके चैनल को और सभी बहुत अभिवादन कि आपने हमें अवसर दिया अपनी बात रखने का। देखिए, एक दुर्गेन जी, एक जीवन के कुछ बड़े व्यवहारी पक्ष होते हैं। आप ये समझ लीजिए किसी शादी ब्याह में फूफा बुलाए गए हैं और फूफा जी को अगर महत्व नहीं दिया गया या फूफा जी बिना महत्व के जा रहे हैं तो फूफा जी क्या आरोप लगाते हैं? फूफा जी कहेंगे हमको बैठने की कुर्सी नहीं दी गई, खाने में जो है वो रसगुल्ला जो है सबको दिया गया, हमको नहीं दिया गया, हमको समय पर कोई रिसीव करने नहीं आया। तो जब आप इस मानसिक द्वंद में हैं कि ये हम चुनाव हार रहे हैं तो बहुत सारे छोटे मोटे कारण आप गिनाएंगे। तभी मुझे लगता है कि बाकी लोगों की आवाज बंद कर दी जाए और सुनील द्विवेदी बोल रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। सुनील द्विवेदी कंटिन्यू करिए। तो मैं दुर्गेन जी ये कह रहा था कि शादी ब्याह में जब कोई विशेष रिश्तेदार होता है कि उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है या कुछ कारण है तो बहुत सारे वो कारण ढूंढ लेता है अपनी नाराजगी के। उसमें कभी कुर्सी नहीं बैठने को नहीं दी गई, सबको रसगुल्ला दिया गया, हमको नहीं दिया गया। तो आज विपक्ष की इसी मन स्थिति से गुजर रहा है, चाहे वो यहाँ उपचुनाव की उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य राज्यों में जहां चुनाव। अच्छा ये बता दो भैया कि फूफा कौन है? माँ फूफा कौन है? फूफा यही लोग हैं जो ये रायता लेके बैठे हैं। संदीप तिवारी इस भूमिका में है फूफा वाले में। संदीप तिवारी जवाब दो भाई, आप लोग फूफा हो, वो चाहे जितना बढ़िया कर दें लेकिन कहोगे रसगुल्ला टेढ़ा है, लौकी के लच्छा में मिठाई कम डालिन है। जो अभी लोकसभा चुनाव में माननीय अखिलेश जी को जो सफलता अर्जित हुई तो फूफा नाराज नहीं थे, फूफा को महत्व दिया गया और बड़े बड़े पूरा 5 कालीदास मार्ग जो है वो रंग दिया गया बैनर और झंडों से। यही नायक हैं, यही हमारे उभरते नायक हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, ये आभास हो चुका है। हरियाणा के रिजल्ट आदरणीय दुगेन जी आपने देखे हैं कि स्पष्ट है, जनमानस अपना मस्तिष्क मन बना चुका है कि भाजपा पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार में आ रही है। अब ये कारण ये खुद अभी देखिए, हयात साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी ईवीएम तो बाकी है, अभी तो लाल कार्ड और रास्ता खोद दिया गया 1 किलोमीटर। अरे साहब, जिसके अंदर इच्छा होगी वोट डालने की, किसी भी पार्टी विशेष को डाले, वो 1 किलोमीटर क्या। आप तो दुर्गेन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, याद करिए देहातों का वो पोलिंग जब बैलेट पेपर होता था, लोग 5-5 किलोमीटर पानी मझा के जाते थे वोट डालने। अरे जा चाहे वहां राह है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये हताशा है। ये अब आपको बड़े विभिन्न स्वरूपों में आने वाले तमाम डिबेट में दिखाई। ठीक है संदीप जी, संजीव त्रिपाठी भाई ये कह रहे हैं, तो फूफा कह रहे हैं भाई आप लोग फूफा हो, रसगुल्ला टेढ़ा है, ये कह के आरोप लगाओगे, बाकी सब ठीक है। ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो गति हुई, अब उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव उसमें भी और बाकी भी अब दावा कर दे रहे हैं पूरे जहां जहां चुनाव हो रहा है। संदीप जी नहीं, देखिए सर, पहली बात ये फूफा मान रहे हैं तो फूफा हमारे यहाँ बड़ा सम्मानित पद होता है या रिश्तेदारी होती है, वो मानदान माने जाते हैं। तो ये मान रहे हैं कि हमारे मानदान यानी हमारे ऊपर के लोग हैं, ये लोग, ये हम लोग जो है, इसलिए जो फूफा होते हैं वो सम्मानित होते हैं करके। अब कुछ लोग, एक रावण भी था, वो अपनी बहनोई की हत्या कर डाला था। तो रावणी प्रवृत्ति होती है, वो रिश्तेदारों की इज्जत करना नहीं जानते हैं, तो उनको फूफा नाराज दिखते हैं, उनके यहाँ फूफा नाराज भी होते हैं। तो साहब, हम जनता के हित करने वाले, लेकर जनता की बात रखने वाले लोग हैं। अब आपको लग रहा है कि फूफा नाराज हो रहे हैं, बुआ नाराज हो रही हैं। साहब, मसला ये नहीं, मसला ये है कि आप उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव जीतते हैं। आपने 2022 में कहा था कि बच्चियों को आप जो है स्कूटी देंगे, वो स्कूटी कहाँ चली गई? वो अडानी के यहाँ चली गई कि मोदी जी ने गड़प करके गुजरात भेज दिया? वो कहाँ गई? आपने जो 2022 में कमिटमेंट किया था उसका क्या हुआ?
आप दुनिया भर की बात इधर उधर की करते हो, लेकिन जो आप कमिटमेंट करते हो, जो आप अपने मैनिफेस्टो में बातें करते हो, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते संदीप हो। त्रिपाठी कालिदास का ऐसा आपको बड़ा गणित का याद है, प्रश्न पूछ कालिदास देते मार्ग हो। आपको बड़ा। हमारे भाई सुनील द्विवेदी अब सोच रहे होंगे कि ये स्कूटी वाला मसला क्या है, दी कि नहीं दी, ऐसा गणित का प्रश्न लेकर आ जाते हो चुनाव के एक दिन पहले। अरे अब इस पे बात करो, बुरका पे बात करो, इस पे बात करो, रास्ते पे बात करो, कहाँ स्कूटी लेकर आते हो? तो मिलेगी, वादा किया तो मिलेगी जी। नहीं, इन लोगों की समस्या ये, इनको चाहिए, इनको हर चीज चाहिए। ठीक है, सरकार की अपनी क्या व्यवस्था है जिसके तहत वो दी कंप्लीट कर लेने जाएगी, दीजिए क्या उनका। अर्हताएं थी, ये अभी तक। अभी देखिए, अभी हमने फूफा कह दिया तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये मान्य है, हम इनको मान्य मानते हैं, हम आपको पूरा सम्मान अरे वो देने के अपने लिए तैयार स्कूटी हैं। नहीं मांग रहे हैं, लड़कियों को जो वादा किया था उसकी बताओ, स्कूटी कब देना है? फूफा की स्कूटी नहीं देना है। संदीप त्रिपाठी कंटिन्यू करिए। ठीक है सुनील द्विवेदी, संदीप त्रिपाठी कंटिन्यू करिए, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। हम तो जल्दी 2 से सीट वाली पार्टी थे। कंप्लीट करिए संदीप त्रिपाठी। ओके बात भी है जी इसलिए कि जूम से जुड़े हैं, समझ में नहीं आएगा। जी। तो सर अभी आपने कहा कि बुर्का पे आइए, सर उसमें बुर्का ही नहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो घूंघट करके जाती हैं। तो सिर्फ कहने का आशय यहाँ पर यह है कि आप एक व्यवस्था चुनाव आयोग ने दी है, उस व्यवस्था का पालन करिए। आप अपने गुंडों को मत लगाइए, जो पुलिसिया गुंडा है जिसका इस्तेमाल होता रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कर रहे हैं, वो सत्ता करती रही है, उसका इस्तेमाल करके आप किसी को वोट न डालने दें और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि महिलाएं जाए ना, तो ये गलत बात है। दूसरी चीज सर, अभी बात आई कि जो है सरकार की व्यवस्थाएं होती हैं। सर चलिए ठीक है, 2022 की बात छोड़िए, 2022 के पहले चलते हैं, 2017 के मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। आपने कहा था कि लड़कियों को ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुफ्त करेंगे, क्या हुआ उसका? 5 साल तो बीत गए, फिर आप फिर सत्ता में आ गए, हुआ क्या आज तक? और ऐसे हजारों वादे आपके मैं बता दूंगा, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हो। अब आते हैं चुनाव पर सर, और हरियाणा की बात की तो हरियाणा पर सर एक छोटा सा पॉइंट रख देता हूं। बड़ी विडंबना यह है कि आप तो पता चल गया कि ये लोग पैसा बांटते हैं कैसे। अडानी का माल आता है, फिर यहाँ पर जो है धारावी जैसे लैंड को दे दिया जाता है और उधर से वो माल लगाते हैं चुनाव में। नहीं अगर चुनाव जीत पाते तो विधायक खरीद लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं। सर आज तो पोल खुल गई सर इनकी, लेकिन अगर जहां नहीं खुली, मैं एक बात और मैं करता हूं, हरियाणा चुनाव में सर जो किसानों को 2000 रुपए मिलता है, 20 चुनाव में सर इन लोगों ने दिया, जबकि उसकी डेट भी नहीं थी सर। आप समझिए, इस तरीके से ये करते हैं, ये चाहते हैं कि जनता को सिर्फ पैसे के नाम पर उसका हक हकूक जो उसके अधिकार है, जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं उनके आधार पर नहीं, ये लोगों का वोट खरीदना चाहते हैं। ठीक है संदीप त्रिपाठी, मुख्य पॉइंट ये है कि वोट खरीदना, वोट बिक रहा है और वोट खरीदा जा रहा है, ये बड़ा प्रश्न है, और इस पर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी उपचुनाव में बुर्का और महाराष्ट्र में वोट के लिए नोट, ये दो बड़े अहम घटनाक्रम आज देश की राजनीति में घटे हैं। और कल 2 राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। सीधे रुख करेंगे महाराष्ट्र से, हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार किशोर समंदर जी जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आज जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के एक होटल में, और जिस तरीके से वहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने धावा बोलकर पैसे पकड़वाए, जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था वो कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किया। उसके बाद भी ये आरोप है कि बहुत सारा पैसा इधर उधर हो गया। 5 करोड़ लेकर वो आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, और 15 करोड़ रुपया वहाँ उस बस्ती में, उस विधानसभा क्षेत्र में बंटना था। तो ये एक नज़ीर है, एक ये उदाहरण है, एक ये नमूना है। महाराष्ट्र और झारखंड और देश के तमाम भागों में बड़े पैमाने पर पैसा पंप किया जाता है, वो चाहे औद्योगिक घराने लगाते हों, राजनीतिक दल लगाते हों, राजनीतिक दलों के जरिए औद्योगिक घराने लगाते हों। लेकिन ये साबित होता है चुनाव के ठीक पहले, 24 घंटे भी नहीं वोटिंग को बाकी थे,
और इस तरीके से घटनाक्रम हुआ। विनोद तावड़े वहाँ जाते हैं, भाई सबको पता है आप नहीं जा सकते, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। वो गाड़ी से पूरे इलाके में 10, 20, 50 विधानसभाओं में मिलते जुलते लोगों को चले जा रहे हैं। तो सीधे सीधे विपक्ष का आरोप है कि वो पैसे बांट रहे थे और पूरा ये घटनाक्रम सामने आया। तो महाराष्ट्र में इस घटनाक्रम को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या किस तरीके से इसको देख रहे हैं कल होने वाली वोटिंग के परिप्रेक्ष्य में? किशोर जी अनम्यूट करिए। किशोर जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए। सर जी बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। सर जी, महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो नोट के लिए ही चल रहा है। बीजेपी से आज से शुरू नहीं, जैसे आचार संहिता जब लागू हो गई तब से बीजेपी ने पैसा बांटना शुरू कर दिया है। महायुति के जो शाहजी बापू पाटिल है, उन्होंने पहले शिवापुर टोल नाके पे 5 करोड़ रुपए पकड़े गए, वो भी उनका नाम सामने आ गया था। जब से पैसे बांटना शुरू हो गया है। पुणे में ऐसे महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि जो बीजेपी ने 25 करोड़ रुपए एक कैंडिडेट को दिए गए, और वो जो है पैसे से पूरे देश के पीएम महाराष्ट्र में आके 48 सभा ले रहे। इसका मतलब बीजेपी के पैरों तले की जमीन हट गई लिए, इसलिए उनको पराभव आपके सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए उन्होंने पैसा बांटना शुरू कर दिया है। आम लोगों में भी इसकी चर्चा हो रही है कि जो भी पैसा आ रहा है वो बीजेपी की तरफ से आ रहा है। लाखों में करोड़ों में जो भी पैसे बट रहे हैं, आज तक ऐसा है महाराष्ट्र में कम से कम 45 करोड़ सीबीआई के पास अमाउंट जमा है सर। अच्छा, ये स्थिति, जी बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट करिए जी। ये परिस्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो भी चुनाव हो रहा है वो बीजेपी हारने के चक्कर में है, इसलिए हर एक कैंडिडेट को अपना पैसा बांट रही है, पैसे से चुनाव खरीद ले रहे, वोट खरीद ले रहे हैं। हर एक कैंडिडेट को पैसा जा रहा है। किशोर जी मेरा मोटा मोटा आपसे सवाल है किशोर जी, कि बीजेपी क्यों हारेगी? इतनी बढ़िया पार्टी, मोदी जी जैसा नेता, देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता, एकनाथ शिंदे जैसा सीएम, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर रखा उन्होंने, तो वो क्यों हारेगी और इतना भयभीत क्यों होगी कि पैसे बांटेगी? इसके पीछे क्या दलील है, क्या कारण है? वो कम से कम ठोस बातें कुछ हमारे दर्शकों के सामने रखी, वो क्या कारण है जिसकी वजह से उसे हार का डर सता रहा है? सर जी, ये महाराष्ट्र में जो चुनाव जो भी है, ये पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो थे, उनकी पार्टी 105 जगह पे चुन के आई तो भी उनके सरकार बना नहीं पाई। तो उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजितदादा पवार को, शिवसेना पार्टी के मुख्यमंत्री शिंदे को अपने गठबंधन कर लिया और अपनी सरकार बना ली। जनता में ये रोष है कि पार्टी तोड़ के सरकार बनाने वाले ये लोगों को हम गद्दारों को चुन के नहीं देंगे, इसलिए ऐसा जमीन में है क्या? ऐसा जमीन में है क्या किशोर जी? मुझे तो लगता है कि ये बातें तो उद्धव बाला साहब ठाकरे कहते हैं या शरद पवार साहब कहते हैं कि जनता गद्दारों को नहीं चुनेगी, लेकिन क्या ऐसा जमीनी स्तर पर है क्या? जनता ऐसा सोच रही है क्या? सर जी, जनता ही सोच रही करके पीएम साहब को महाराष्ट्र में 48 सभा लेना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि अगर इतना बड़ा काम कर दिया, लाड़की बहन योजना का काम कर दिया, ये काम कर दिया, उन्होंने पुल बना दिए, सब कुछ बना दिए, तो पैसे बांटने की क्या जरूरत है? 5 करोड़ रुपए लेके विनोद तावड़े क्यों पैसे बांट रहे हैं? उनको मालूम है कि अपन चुनाव में हारने वाले, इसलिए तो पैसे बांट रहे हैं ना सर। ठीक ये बात तो हम नहीं कह रहे हैं ना, ठीक आम पार्टी ही बता रही है ना सब लोग। ठीक बात है, ठीक बात है। हमारे साथ चुनाव विश्लेषक के तौर पर मनीष शर्मा जुड़ गए हैं। स्वागत मनीष शर्मा। ठीक है किशोर समंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा। सभा लेने की क्या जरूरत है? अमित शाह बार बार सभा ले रहे हैं, नहीं, अरे भाई वो स्टार प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं। अगर वो सभाएं कर रहे हैं, अमित शाह जी सभाएं कर रहे हैं, तो उसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता। सारी ताकत सारे लोग लगाते हैं। जरा एक झारखंड का थोड़ा हालचाल ले लेते हैं। संजय पांडे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार झारखंड से जुड़े हैं। संजय पांडे जी, झारखंड में भी बड़ा कांटे का मुकाबला है या बीजेपी को एज मिल रहा है? जेएमएम बहुत अच्छा चल रहा है। मुख्य मुद्दा वहाँ क्या दिख रहा है, और क्या वहाँ भी इस तरह की शिकायतें हैं, पैसा बांटने की, शराब बांटने की, इस तरह की चीज़ें? संजय पांडे अनम्यूट करिए पांडे जी।
दुर्गेश जी, जी झारखंड में पहला फेज का जो चुनाव हुआ था उसमें कई क्षेत्रों में मतलब ये नोटों से भरी गादी जो है कहीं ले जाई जा रही थी, वो रिपोर्टर ने पकड़ाई हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में इस बार जो है जहां नक्सल बेल्ट था वहां पर खुल के चुनाव हुआ, मतदान हुआ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लोग मैंने जनता पूरी तरीके से एक्टिव है और जिस तरीके से मतदान देने के लिए फर्स्ट फेज में विशेषकर महिलाएं, युवा और बुजुर्ग जिस तरीके से लाइन की कतार में देखे गए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें बेसिकली जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए एक सदत पैदा है। और झारखंड में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरी शक्ति के साथ में चुनाव लड़ रहा है, 44 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और बीजेपी भी जो है लगभग 68 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और दोनों पार्टियां फुल फ्लेज ताकत लगाई हुई है। और सबसे बड़ी जो देखना दिलचस्प होगा झारखंड में, चूंकि सेकंड फेज को चुनाव कल है ये है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल ही, खासकर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो मैया समान योजना को लेकर के आगे बढ़ रही है। जो भी उनके बने, मुझे लगता है कि ये फैक्टर को जहां मतलब सभाओं में लिया जा रहा है, बीजेपी भी उसी के तर्ज पर अपने एजेंडे को या मैनिफेस्टो में को शामिल करके आगे बढ़ रही है। और मुद्दे चूंकि झारखंड में देख रहे हैं कि मुद्दे कई उछल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के लोग जो है, मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं उतना असर हो रहा है, लेकिन अभी तक जो आकलन है उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं झारखंड नहीं। संदीप जी मैं जरा ये जानना चाहता हूँ कि संजय जी, माफ कीजिएगा संजय जी, मैं जरा जानना चाहता हूँ कि ये जो झारखंड का मसला, जैसे वहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से वहाँ घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है, ये कितना माइलेज देगा या रिएक्ट करेगा, इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए दुर्गेश जी, चूंकि मुझे लगता है कि बीजेपी के पास जो बीजेपी, आजसू और जेडीयू और एलजेपी तीनों मिलकर के चुनाव मैदान में है, और बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। तो इस चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी सामने है, क्योंकि अभी फिलहाल जो झारखंड की बात करें, आपकी आवाज नहीं मिल रही हमें। तो बीजेपी के कार्यकाल और इधर बाकी लोगों का कार्यकाल है, तो ये जो घुसपैठ जो ही मुद्दे जो आ रहे हैं, तो इस मुद्दे मुझे लगता है कि पूरा प्रयास हो रहा है। अगर आप देखेंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक यहाँ पर तबातोड़ रैलियां आयोजित किए, और कल चुनाव है तो मैंने कल तक भी जबरदस्त हुआ है, और करीब करीब सभी स्टार प्रचारक झारखंड की धरती पर आए और अपनी बात रखे। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड की धरती पर इस बार बीजेपी ने करीब करीब सारे स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतारा, और विशेषकर जो मुद्दा है सभी लोग जानते हैं, क्योंकि योगी जी भी आए थे तो भी अपना मुद्दा लेकर के आए, या जो भी फिलहाल नहीं, जैसे संजय पांडे जी, जैसे बंगाल में सारे केंद्रीय नेताओं को झोंक दिया गया था, लेकिन फिर वो बात, वो रिजल्ट नहीं आया बीजेपी के सामने। कमोबेश ऐसी स्थिति यहाँ बन रही है क्या? स्थानीय नेता झारखंड में संघर्ष, झारखंड में देखिए झारखंड में संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि सरकार तबातोड़ जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले चुनाव की अपेक्षा, माने जिस तरीके से चुनावी कैंपेन हुआ बीजेपी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ बात और है, पूरी शक्ति ताकत लगा दी गई है, और जिस तरीके से मतदाता घर से निकल करके बूथ तक जाकर के वोटिंग की, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति यह हो गई। देखिए झारखंड का क्या था कि पहले मतलब जो है नक्सल क्षेत्र में लोग वोटिंग कम करते थे, लेकिन इस बार जो सामने मामला आया हुआ है उसमें नक्सल क्षेत्र में वोटिंग 25% बढ़ा, और महिलाएं भी ठीक है अपना मतदान का प्रयोग किया। ठीक तो उससे कहीं ना कहीं जो मुद्दा जो है, अब चूंकि अब तो कल चुनाव हो ही रहा है और 23 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बहुत
जबरदस्त फाइटिंग है और अगर कहा जाए तो स्पष्ट जो है अभी मूल्यांकन चल ही रहा है। नहीं, किसी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है क्या? जो स्थिति यहाँ पर, चूंकि मैं कह रहा कि झारखंड में कई फैक्टर है, क्योंकि झारखंड में एक LJK-LM का भी फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो कि झारखंड में जितने भी चुनाव हुए थे, इस बार का विधानसभा का चुनाव थोड़ा सा कुछ दूसरा पगड़ लेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे वह बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं, और फैक्टर इस बार जो है, चूंकि मुझे लगता है कि काफी माथा पीछी का खेल ठीक है, की भी गुंजाइश है। ठीक है, अब तो 23 तारीख ठीक को है, तो ठीक जो है। महेंद्र सिंह की तरफ रुख करेंगे। महेंद्र सिंह, अब उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर जो भी साथियों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन केंद्र बिंदु में जो चुनावों की सुचिता, चुनाव में पैसा, चुनावों का मतलब, अगर मान लीजिए पैसा कारपोरेट का लग रहा है, सरकारें गिराने में, सरकारें बनाने में, वोट खरीदने में, जो अगर धन ही लग जा रहा है तो फिर लोकतंत्र चुनाव का मतलब बचा कहाँ? महेंद्र सिंह जी, दुर्गेश जी, एक अनुमान है, आम चुनाव के दौरान एक अनुमान लगाया गया था कि 1 लाख करोड़ रुपए इस बार के आम चुनाव में लगा है। अब ये 1 लाख करोड़ रुपए अनुमान लगाइए, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अमेरिका जैसे देशों में चुनाव में लगभग ऐसा खर्च होता है। तो धन का प्रयोग तो बहुत पहले से होता आया है, राजनीतिक दल करते हैं, और ये कभी बंद नहीं होगा और पहले से चलता आ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और ये करप्शन की एक वजह ये भी है कि अकूत पैसा जो राजनीति में है, और वो जो कमाते हैं तमाम तरीके से। मैं तो लाइटर मोड में ये भी कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, 1 लाख करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़ खर्च होना चाहिए। मांगना चाहिए वोटर्स को अपना पैसा कि साहब 10,000 दीजिए तब मैं वोट दूंगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं होना है, ऐसे तो कोई योजना नहीं चलती है। तो वही शुरू भी हो गया है। बिल्कुल वही नाला सुपारा मुंबई में जो मसला आया सामने, वही शुरू हो गया। वही कह रहे हैं वो, इधर 10,000 रुपया बांट रहे थे वो। बिल्कुल, ये सब जगह होता है। दिल्ली में हम सब ने देखा है, दिल्ली में होटलों में चुनाव के पहले 2 दिन 3 दिन पहले बैठ जाते हैं और यहाँ पर खूब पैसा बांटा जाता है। तमाम जगहों पर ये होता है, हर जगह ये चलन में, ये बस ये जो पकड़ा जाता है वो आ जाता है कि हाँ ये पकड़े गए, वरना तो पैसा तो सब कुछ है, सब जगह बढ़ता है। महेंद्र सिंह, ये लगता नहीं कि बड़ी कुरूप तस्वीर है लोकतंत्र की? फिर हम किस मुंह से, अगर हम पैसा लेकर वोट देंगे या MLA बिक जाएंगे या सरकारें खरीद ली जाएंगी, तो हम किस मुंह से कहेंगे विकास कराओ? फिर पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, कमाई, दवाई की बात हम कैसे करेंगे, किस मुंह से, अगर अपना वोट ही हम बेच देंगे किसी को? दुर्गेश जी, इसका दूसरा पहलू है कि हमारा वोट खरीदार है, मतलब जो सौदागर हैं, तो वहां भी तो देखने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ उस गरीब आदमी को जो वोटर है उसको हम टारगेट करते हैं कि वो लोकतंत्र में बहुत एथिक्स नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना, जिनको हम नेता चुनते हैं उनके एथिक्स कहाँ हैं? हर आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, एक बार विधायक बन जाता है, कोठियां खड़ी हो जाती, गाड़ियां खड़ी हो जाती, फॉर्च्यूनर्स आ जाती। कहाँ से आती हैं ये? रैलियों में, जिनमें प्रधानमंत्री तक रैली संबोधित करते हैं, 20-20, 25-25 करोड़ एक एक रैली में खर्च होते हैं। वो पैसे कहाँ से आते, कैसे आते? 28 से 40 लाख रुपए की सीमा है एक विधायक के चुनाव लड़ने की। क्या वो आज के समय में जितना लाव लश्कर के साथ चलता है, चुनाव करता है, क्या वो एथिक्स? सवाल हमें वहां पूछने चाहिए। सवाल हमें बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए ग्राउंड में वोटर से कि वो बेच रहा, नहीं बेच रहा वोट अपनी, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास खुद चल के आ रहा पैसा। जिस तरीके से विधायक बिक जाते हैं, जब सरकारें बिक जाती है, विधायक बिक जाते हैं टूट के, वो कहाँ नैतिकता है? कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी नहीं। सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर हम लोग कहते हैं हम बहुत सफल लोकतंत्र है, बिल्कुल सफल लोकतंत्र नहीं है। इस पर बहुत गौर करने की जरूरत। अमेरिका में अगर पैसे खर्च होते हैं तो वो कैंपेन में पैसे खर्च होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, वो बांटे नहीं जाते हैं। यहाँ पर बांटे जाते हैं। अभी एक किसी सहयोगी कह रहे थे कि अभी तो यहाँ पर शराब और तमाम पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगे। ये हकीकत है, ये काला सच है, जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके सुधार के लिए काम करना चाहिए। लेकिन वो हम मानते ही नहीं। पहले हमें मानना चाहिए कि ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जरा महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में जरा बता दीजिए थोड़ा थोड़ा, क्या स्थिति जल्दी से, फिर मैं मनीष शर्मा के पास जाऊंगा।
इस बार टफ लग रहा है मुझे, फंसा सा चुनाव है। वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाला मुद्दा है, तो वहां पर काम के आधार पे वोट का मुद्दा है, तो ये सारी चीज झारखंड में फंसा हुआ चुनाव लग रहा है। और महाराष्ट्र में उससे ज्यादा फंसा हुआ चुनाव किसके लिए फंसा है? ये हम पत्रकार ये सब कह के बच जाते हैं, हम आज बचने नहीं देंगे कि फंसा हुआ है, जूझ जाएगा, वो सब आज बचना नहीं है। आज एक मोटा मोटा कुछ दे दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि इससे हम पत्रकार भी जलेबी बना के निकल जाते हैं, हम भी हैं उसमें शामिल जी। इस बार क्या हुआ, जब पिछले चुनाव में सबके जो प्रेडिक्शंस थे वो गलत साबित हुए, तो इस बार कोई बताने की स्थिति में नहीं। मत डरिए महेंद्र जी, मत डरिए, करिए, दिल पर हाथ रखे, कहिए जो कह रहा हो, देखा जाएगा। हमने कोई लिख कर थोड़ी दे दिया है भाई, हम भी इंसान हैं, क्या दिक्कत है भाई? हम जो देख रहे हैं वो कह सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी कहाँ खड़ी है, जो उसकी महायुति है और महाविकास अघाड़ी। जैसे अजीत दादा पवार ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया कि भाई वो तो अडानी साहब बैठे थे उस सरकार बनाने वाली बैठक में, तो राहुल गांधी लेकर उड़ गए कि लो अडानी सरकार बना रहा है। अब आज वही वाली स्थिति आ गई, पैसा बरामद हुआ तो राहुल गांधी पूछ रहा है भैया ये पैसे कहाँ से हैं? राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि भाई अडानी जी का पैसा है, किसका पैसा है? आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी। इस तरह की चीज़ों के बीच महाराष्ट्र का चुनाव कहाँ खड़ा है? चूंकि अब तो कल वोटिंग है। दुर्गेन जी, इसमें मुझे जो सबसे कमजोर कड़ी लग रहे हैं वो अजीत दादा पवार ही लग रहे हैं, और सबसे ज्यादा लूज वही करेंगे, सबसे बड़े लूजर वही साबित होंगे, और उसकी वजह से बीजेपी को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई शायद मुश्किल है। तो अगर मोटे तौर पर ये कहा जाए कि महायुति में जो सबसे कमजोर कड़ी है वो अजीत दादा पवार है, और उसकी वजह से बीजेपी को काफी नुकसान होने जा रहा है, महायुति को काफी नुकसान होने जा रहा है। और महाविकास अघाड़ी पर जरा प्रकाश डालिए। महाविकास अघाड़ी में शरद पवार जिस तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं वो सबसे मजबूत कड़ी होंगे। कांग्रेस की तरफ अल्पसंख्यक वोट पड़ेगा, तो जिसकी वजह से मेरा मानना है कि कांग्रेस भी ठीक अच्छे इस पे काम करेगी। हाँ, क्योंकि लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है कांग्रेस। शिवसेना मुझे थोड़ी कमजोर कड़ी लग रही है इसमें, अब आगे देखना होगा, लेकिन थोड़ी कमजोर कड़ी मुझे लग रही है। शिंदे साहब स्कोर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक बात है। मनीष शर्मा की तरफ रुख करते हैं, चूंकि बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। मनीष शर्मा, एक तो बहुत तुरंत फुरत में जल्दी में कि ये जो महाराष्ट्र में रुपया बरामद हो गया, पैसा चुनावों में, अभी महेंद्र सिंह ने कहा कि वोटरों को कोसने से क्या फ़ायदा, उनको तो 10-10 हज़ार मिल जाना चाहिए। ठीक बात है, ये है तो कदाचार ही, सदाचार नहीं है, लेकिन अब हर तरीके से अपने अपने तरीके से लोग कह रहे हैं। अगर 10,000 लेकर हम वोट देंगे तो फिर हमें स्कूल मांगने का हक नहीं है, फिर बिटिया की पढ़ाई मांगने का हक नहीं है, ये हम कह सकते हैं। और ठीक है, बहुत गरीबी गुर्बत के लोग हैं, लेकिन आजकल नया ट्रेंड चला है कि आप किसी न किसी माध्यम से उनके पास पैसे पहुंच जाते हैं, किसी न किसी रूप में पैसे पहुंच जाते हैं, या तो योजनाओं का लॉलीपॉप दिया जाता है या पैसे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो ये जो पैसे से वोट खरीदना, फिर वोट से विधायक खरीदना, विधायक से पूरी सरकार ही खरीद लेना, ये किस रूप में देखते हैं? और ताबड़तोड़ जरा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, मनीष शर्मा। जी, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो पूंजी वाला जो सवाल है, जितना भी आप पूंजी खर्च कर लीजिए, जितना भी आप अरबों खरबों जितना भी चले जाइए, अगर राजनीति आपके पक्ष में नहीं खड़ी होती है तो ये पूंजी आपके काम नहीं आती है। पहली बात तो ये समझा जाए, राजनीति का जो मामला है वो पूंजी मदद करती है, लेकिन पूंजी के बल पे आप चीजों को हल नहीं कर सकते। राजनीति भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है आपको कि मैं तो ये जानता हूं इस बात को, मोदी काल में अडानी और अंबानी और जिस तरह से एक दो पूंजीपतियों को लेकर के पूंजी का जबरदस्त इस्तेमाल करके 10-12 साल से शासन किया जा रहा है, तो वो केवल पूंजी के बल पे नहीं किया जा रहा, उसमें राजनीति भी है, पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स भी करेक्ट है, माने पॉलिटिक्स ये है कि अभी वो जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा रही थी, लेकिन 2024 के बाद ये पॉलिटिक्स बीजेपी के खिलाफ चली गई है, पूंजी उसके पक्ष में है। अभी इसको समझना है हम लोग। अगर ये नहीं समझेंगे, जैसे महाराष्ट्र में पूंजी का संकट नहीं है, पूंजी जबरदस्त है, बीजेपी के पास है। राजनीति मोदी के खिलाफ है, राजनीति बीजेपी के खिलाफ चली गई है। मैं ये कह रहा हूं झारखंड में पूंजी बीजेपी के पास है, लेकिन झारखंड में राजनीति बीजेपी के खिलाफ चली गई है। यूपी उपचुनाव में
पूंजी बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन राजनीति उसके खिलाफ चली गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसको समझना हम लोग को कि पूंजी और राजनीति के बीच में जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होता है, यानी राजनीति अगर आपकी करेक्ट नहीं है, वो अगर आपको ठीक ढंग से जनता को आकर्षित नहीं कर रही है, तो पूंजी के बल पे आप नहीं जीत सकते। इसको हमको समझना है। और इसलिए मेरा कहना है कि इस दौर में 2024 के बाद राजनीति बीजेपी के खिलाफ चली गई है, पूंजी अभी बीजेपी के साथ खड़ी है। और मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के बाद 2024 में उत्तर प्रदेश के बाद जो भी चीजें हैं उसमें मैं देख रहा था, जैसे आपको एक बार और बताना चाहता हूं मैं, जैसे हरियाणा को आप लीजिए, राजनीति बीजेपी के पक्ष में चली गई। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो राजनीति बीजेपी के पक्ष में चली गई, पूंजी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बीजेपी वहां पे जो है अब अगर पूछ सकते हैं कि राजनीति क्यों चली गई उसके पक्ष में, तो राजनीति उसके पक्ष में यह चली गई कि बीजेपी पहली बार पूरे देश में सामाजिक न्याय के खिलाफ उसका कैंपेन, उसके बारे में धारणा है। और हरियाणा में जाकर के बीजेपी सामाजिक न्याय की चैंपियन बन गई, पूंजी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या गारंटी है कि झारखंड और महाराष्ट्र में नहीं बनेगी, यूपी उपचुनाव में नहीं बनेगी? महेश शर्मा, ये भी जरा सवाल हमसे ले लीजिए और जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि क्या गारंटी है कि झारखंड और महाराष्ट्र में वो चैंपियन नहीं होगी और यूपी के उपचुनाव में चैंपियन नहीं होगी? इसकी क्या गारंटी है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि चैंपियन इसलिए नहीं होगी कि वो उसने जो राजनीतिक पहलकदमी ली है, वो राजनीतिक पहलकदमी उसके खिलाफ जा रही है। क्यों जा रही है? जैसे आपको मैं पिछले बैठक में भी आपसे डिबेट थी, उसमें मैंने बात किया था कि बीजेपी राजनीतिक रूप से गलत दिशा में बढ़ गई है। जैसे उसको टेक्निकल मामलों में मिल्कीपुर को नहीं फंसाना था, कोर्ट उसके साथ है, आमतौर पे बीजेपी के साथ कोर्ट साथ में है। वो अगर चाहती तो मिल्कीपुर चुनाव लड़ लेती, उसने नहीं लड़ा। बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में ये आप समझ लीजिए कि पूरे देश में ये पहली घटना है कि बहराइच में कोई बीजेपी के राज में कोई दंगा हो रहा है और बीजेपी का ही विधायक आगे कह रहा है कि बीजेपी के ही नेता उस दंगे को करवाने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या आपने सुना है क्या कहीं? आपने पूरे देश में कहीं सुना है ये? तो यूपी उपचुनाव भी मैं कह रहा था कि केवल राजनीतिक जो दिशा है उसकी बीजेपी की, वो बहुत संकट में चली गई। अब ये कल्पना से परे है। तो अगर आप इसको ये बोलें कि यूपी में जो हुआ उपचुनाव, उसमें अगर कोई बीजेपी का विधायक सामने आके कह रहा है कि बीजेपी के लोग दंगे करा रहे हैं, क्या ये आप समझ सकते हैं? ठीक है, एक छोटा सा जवाब सुनील द्विवेदी से। ठीक है मनीष जी, थैंक यू। सुनील द्विवेदी, एक छोटा सा जवाब, बहुत छोटा सा जवाब, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा जल्दी से। देखिए ये मनीष जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है और सबको विचार रखने का अधिकार है। भाजपा का बड़ा स्पष्ट दुर्गेन जी अपनी सोच है, समझ है, एक सामाजिक विकास के लिए, सर्वधर्म संभाव के लिए वो कार्य कर रही है। बीजेपी ये दोनों स्टेट और उपचुनाव जीत रही है। क्योंकि समय आप हमें कम दे रहे हैं, मैं विश्लेषण नहीं कर सकता हूं, ये स्पष्ट रूप से जीत रही है। बाकी सारी औपचारिकताएं और विश्लेषण हम अगली डिबेट में थैंक यू। संदीप त्रिपाठी, एक छोटा सा जवाब। संदीप त्रिपाठी जल्दी से अनम्यूट करिए। संदीप त्रिपाठी, चूंकि वक्त खत्म हो गया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि विपक्ष को भी मौका दूं पूरा। बोलिए। जी धन्यवाद। देखिए अभी बात हो रही है कि योगी जी ने जाकर बाहर झारखंड में और महाराष्ट्र में को प्रचार किए। जब उन्होंने ये नारा दिया कटेंगे और बटेंगे, तो मोदी जी के खिलाफ नारा दिया। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। इसी वजह से आप बताइए, उस नारे के बाद जब उस पर खूब चर्चा हुई, योगी जी को प्रचार नहीं करने जाने दिया भाजपा ने। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, इस नारे के बाद जब खूब चर्चा हुई है, जो उनको पता चला कि इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ जा रहा है नारा, तो उनको भेज दिया गया कि जाइए झांसी में देखिए 10 बच्चे मर गए हैं, जाइए देखिए उत्तर प्रदेश में आपने जो काम किया उस आधार पर अपने यहाँ बचाइए। आज न इनसे उत्तर प्रदेश बच रहा है, न झारखंड बच रहा है, न महाराष्ट्र बच रहा है। थैंक यू। तीनों जगह इनका सफाया होने जा रहा है। धन्यवाद। हयात उमर, एक छोटी सी टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की, बहुत जल्दी 5 सेकंड में। बिल्कुल। मैंने इतने लोगों से इतनी बातें, इस पूरे डिबेट में मैंने चीज देखी, मुझे लगता है कि ये ऐसा अनुमान है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे कि शायद झारखंड भाजपा के फेवर में रहेगा और महाराष्ट्र में भाजपा को शायद उतना लाभ नहीं मिलेगा जिसकी वो उम्मीद कर रही है। शायद वो सरकार बनाने से वंचित रह जाए, और बाद में सरकारें तो बहुत तरह से बन जाती हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। भाजपा को एज रहेगी
सारी सीटें तो नहीं जीतेगी लेकिन एज जरूर रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हयात उमर, संजय पांडे, महेंद्र सिंह, किशोर समंदर, सुनील द्विवेदी, संदीप त्रिपाठी, आपका धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुना, अपना कीमती समय दिया। कल झारखंड में दूसरे चरण का वोट डाला जाएगा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में उपचुनाव है, वहाँ भी वोट डाले जाएंगे। सभी मतदाताओं से, जैसा कि मैं चुनाव से पहले अपील करता हूँ, कि आप लोग इस चक्कर में मत फंसिए, इन न नोट के चक्कर में फंसिए, न बुर्का, न हिंदू, न मुसलमान, इनके चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। आपको उस व्यक्ति को वोट देना है जो आपकी दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, इनका इंतजाम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।